हेलो स्टूडेंट, फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने संधारित्र के संयोजन में संधारित्रों का श्रेणी क्रम जो संयोजन है उसको हमने बता दिया था। उसका जो व्यंजक है, उसका जो डेरिवेशन है, जो फॉर्मूला है, हमने वो भी बता दिया था। उसमें एक दो कुछ शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी। उसमें एक दो शॉर्ट ट्रिक और रह गई थी जो हमारे कंपटीशन में सीधे पूछ ली जाती हैं या एक नंबर के क्वेश्चन में आपके बोर्ड में भी पूछ ली जाती हैं, या एयरफोर्स डिफेंस वगैरह में डबल ए का जो एग्जाम होता है नेवी का उसमें पूछ ली जाती है, एयरफोर्स में पूछ ली जाती है, या सीधा सीधा नीट में पूछ ली जाती है। तो वो जो क्वेश्चन है उसके लिए देखो क्या है कि अब देखिए उसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या होंगी। पहले मैं उसको शॉर्ट ट्रिक को लिखने से पहले थोड़ा सा समझा देता हूँ कि संधारित्रों के श्रेणीक्रम संयोजन के प्रत्येक प्लेट पर जो था ना, हमने देखा था कि उसके प्रत्येक प्लेट पर जो था आवेश की वैल्यू वो समान थी। प्रत्येक प्लेट पर ये प्लस क्यू तो ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू तो ये माइनस क्यू, इस तरीके से ये सारा सब कुछ मैंने उसमें बता दिया था। तो और इनके लिए विभव का मान अलग अलग था, ठीक है ना। देखिए बेटा, क्या बताया था हमने उसमें कि प्रत्येक पर आवेश का मान होता है समान और विभव होता है अलग अलग, और उसके लिए हमने एक संधारित्र की धारिता जैसे C बराबर क्या बताया था, Q बटे V1। इसके लिए विभव V1 था, इसके लिए विभव V2 था, इसके लिए विभव V3 था। तो ट्रिक नंबर 1 में आप इसको तो फेयरली करोगे, जो मैं ट्रिक लिख रहा हूं, बाकी ये मैं समझाने के लिए आपको लिखा है। C2 अगर इसके दूसरा संधारित्र था तो C2 इक्वल टू क्या था, Q बटे V2, और C3 क्या था, Q बटे V3। यहां से हमें सबसे पहली शॉर्ट ट्रिक थी कि ये संधारित्र के श्रेणीक्रम संयोजन में आवेश का अनुपात कितना होगा है। अगर ये 3 आवेश ले लिए जाए, 4 ले लिए जाए, n ले लिए जाए, कितने भी ले लिए जाए, तो पहला क्या है कि संधारित्र की प्लेटों के आवेशों का अनुपात कितना होगा। अगर आपसे ये डायरेक्टली पूछ लिया जाता है आवेशों का अनुपात, तो सीधी सी बात है कि सभी आवेशों का जो मान है सभी प्लेटों पर वो समान है। तो Q1 समानुपात अनुपात Q2 अनुपात Q3, चौथे का भी निकाल सकते हैं, सबका समान आएगा। इस ये भी Q है, ये भी Q है, ये भी Q है, तो Q बटे Q, Q बटे मतलब कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो 1 अनुपात 1 अनुपात 1 इस तरीके से ज्ञात किया जा सकता है। ट्रिक नंबर इसके लिए सेकेंड क्या है, ये पूछा जा सकता है कि इसकी संधारित्र की जो और विभव के लिए जो अनुपात रहेगा वो कितना रहेगा, है ना। तो आप देख रहे हैं यहां से विभव के लिए अनुपात की बात करता हूं तो मैं यहां से देख सकता हूं, तो यहां से V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बटे C1, और यहां से बेटा V2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V2 इज इक्वल टू यहां से V2 इधर आ जाएगा, C2 इधर पहुंच जाएगा, तो Q बटे C2 हो जाएगा, और यहां से V3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन C3। तो अब मुझे वे संधारित्र की प्रत्येक संधारित्र के किसमें श्रेणी क्रम के लिए बता रहा हूं मैं, उसमें याद रख लेना ये किसके लिए चल रहा है सब कुछ, ट्रिक श्रेणी क्रम संयोजन के लिए। ये चीज आप कल वाले में और नोट कर लोगे। श्रेणी क्रम संयोजन में किसके श्रेणी क्रम संयोजन में, संधारित्र के श्रेणी क्रम संयोजन में। तो ट्रिक नंबर 2 आपने क्या है कि संधारित्र के विभव जो होते हैं अलग अलग, विभव का अनुपात क्या होगा वो अपने को निकालना है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है, इसको समझ के चलना। तो देखिए ये विभव का अनुपात करेंगे अपन, इस इक्वेशन का यूज करेंगे, यहाँ इस इक्वेशन का यूज करेंगे, और यहाँ इस इक्वेशन का यूज करेंगे। तो अपने को लेफ्ट साइड में यानी कि V1 अनुपात V2 अनुपात V3 निकालना है। तो अपने को ये डायरेक्टली किस तरीके से सॉल्व करना, देखो ये Q कितना आ जाएगा, Q बटे C1 अनुपात Q बटे C2 अनुपात Q बटे C3। तो Q ये दोनों कैंसिल हो जाएगा समय से। जब ये कैंसिल हो गया तो या मैं इसको किस तरीके से लिख सकता हूं, V1 अनुपात V2 अनुपात V3 इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 अनुपात 1 अपॉन C2 अनुपात 1 अपॉन C3। इसके ऊपर न्यूमेरिकल कैसे पूछा जाएगा, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डायरेक्टली आप याद रखोगे। वैसे आप कर भी सकते थे, कॉमन सेंस की बात है। तो ये 1 नंबर में आपसे पूछा भी जा सकता है, जो हमारे बोर्ड क्वेश्चन में आपके 13 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं। कल हमारा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा
एक वीडियो उसमें आपको ये बताया जाएगा कि आपका जो राजस्थान बोर्ड माध्यमिक शिक्षा अजमेर बोर्ड है उसका पेपर किस तरीके से तैयार किया जाता है, ब्लूप्रिंट क्या होता है, स्ट्रेटजी क्या बनाता है, एग्जामिनर किस तरीके से क्वेश्चन रखने की कोशिश करता है, पिछले पेपरों को देख करके किस तरीके से वो गैस करता है कि पेपर किस तरीके से आएगा, क्या सिलेबस रहता है। हालांकि आएगा तो पूरा बुक में से ही, उसमें से क्वेश्चन दिए जाएंगे, लेकिन ब्लूप्रिंट क्या होता है, एक एक नंबर के क्वेश्चन किस तरीके से दिए जाते हैं, वो आपको हम कल नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताएंगे। तो देखो इसके ऊपर एक मैं छोटा सा न्यूमेरिकल आपको बता देता हूं, बिल्कुल जस्ट ऊपर लिख करके क्वेश्चन नंबर इस ट्रिक 2 के ऊपर नंबर ट्रिक 2 पर डायरेक्ट हो जाएगा। आपसे कहा जा कि 1 माइक्रोफेरेड 2 माइक्रोफेरेड व 3 माइक्रोफेरेड के 3 संधारित्र, ठीक है ना, 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। किस क्रम में जोड़ा गया है भाई? श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। और आपसे पूछा है तो संधारित्रों की विभव का अनुपात ज्ञात करो। विभव का अनुपात ज्ञात करो, बहुत सरल है। अनुपात ज्ञात करो किस तरीके से कह सकते हैं कि इसका हम डायरेक्टली यूज करेंगे, क्योंकि आवेश तो श्रेणी क्रम में सभी पे समान रहता है, तो उसके लिए तो अनुपात 1:1:1:1 आएगा ही, ये तो आप अच्छी तरीके से जानते हो। तो इस चीज का यूज करेंगे। मान के चलते हैं अपन पहले को, देखिए 1 नंबर में पूछा जाता है, ये सॉल्व ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है तो डायरेक्टली आपको सॉल्व करना है। बाकी रही बात डेरिवेशन की, जैसे आपको पूरा कंप्लीटली सॉल्व करना है तो सारी चीजें आप इक्वेशन बाय कायदा लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैं लिख के बता रहा हूँ कि V1 अनुपात V2, ये चौकी लगा दोगे, अनुपात V3 बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। यहां से आप फिर क्या कर सकते हैं कि पहले के लिए हमने क्या माना है, विभव V1, दूसरे के लिए विभव V2 माना है, तीसरे के लिए विभव V3 माना है। तो V1 अनुपात V2 अनुपात V3 इज इक्वल टू 1/C1, C1 की वैल्यू है 1 सभी माइक्रोफेरेड में। तो यहाँ पर हमें इसका मात्रा गणना करने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी, वो कैंसिल भी हो जाएगा। सॉरी अनुपात है, प्लस नहीं है, अनुपात है। अनुपात 1:2 और अनुपात 1/C3, और C3 की वैल्यू कितनी 1/3। आप इसका एलसीएम लेकर के भी सॉल्व कर सकते हैं, और एलसीएम लेकर के सॉल्व करते हैं तो सभी का एलसीएम कितना आएगा 6, वो कैंसिल भी हो जाएगा। तो आप इसको बराबर क्या कर सकते हैं, देखिए किस तरीके से भाई, आप इसको क्या कर सकते हो 6/6 अनुपात, इसको क्या कर सकते हो 3/6, और इसको क्या कर सकते हो, सबका एलसीएम कर ले तो अपन 2/6, इसको ऐसे कर सकते हो। बिल्कुल, अब एलसीएम 6 आ गया तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो अनुपात अपने को डायरेक्टली क्या मिल जाएगा, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सॉल्यूशन होकर के, क्या हो जाएगा बेटा कि 6 है, ये तो कैंसिल हो जाएगा, अनुपात में नीचे बटे में दे रखा है 2, 6:3:2, तो ये आपको आंसर मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। और अब इसके बाद में हम समांतर क्रम संयोजन है, जो आपको कल बताया था कि संधारित्रों के संयोजन में 2 प्रकार के संयोजन होते हैं, जिनमें से पहला क्या होता है बेटा, श्रेणी क्रम संयोजन। उसको हम अच्छी तरीके से पढ़े, उसमें हमने फॉर्मूला भी निकाले, उनकी शॉर्ट ट्रिक भी निकाली, उनके आवेशों का अनुपात भी निकाला, किस तरीके से जोड़ा जाता है, पूरा डेरिवेशन पूछा जाए तो वो आपको हमने बताया, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाए तो भी वो हमने आपको समझाया किस तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो अब आप आज का जो क्वेश्चन है संधारित्रों का जो डेरिवेशन है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो संयोजन है संधारित्रों का समांतर क्रम में, समांतर क्रम। और इस समांतर क्रम का मैंने एक नाम और बताया था कि दूसरा नाम आपको पार्श्व क्रम बोला जाएगा, इसी को हम समांतर क्रम बोलते हैं, समांतर क्रम में संयोजन। ये भी बहुत सरल है, बहुत आसान है। देखिए किस तरीके से हम जोड़ेंगे, क्या है, आप जैसे 10वीं क्लास में रेजिस्टेंस को जोड़ करके आए हो ना 2 क्रमों में, ऐसे ही जोड़ना है, लेकिन यहाँ पर हमें तुल्य धारता निकालनी होती है, वहां पर हम तुल्य प्रतिरोध निकालते थे, लेकिन वहां पर आपको बस थोड़ा सा बेसिक याद रखना है। लेकिन यहाँ पर यहाँ की जो चीजें हैं संधारित्र की क्या क्या चीजें वो आपको जो समझनी है। तो देखिए इसमें किस तरीके से हो जाएगा कि मान के चले अपने पास में 3 संधारित्र हैं, उनको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। देखिए कैसे,
समांतर क्रम में ये एक पहला संधारित्र ये रहा, दूसरा संधारित्र ये रहा और तीसरा संधारित्र ये रहा। और भी हम जोड़ सकते हैं, जितने चाहें उतने ले सकते हैं, लेकिन अपन समझ सकते हैं, अभी तीनों से ही समझ सकते हैं। तो क्या करते हैं, इसकी धारता आपने C1 मान ली है और इसकी धारता आपने C2 मान ली और इसकी धारता आपने C3 मान ली। अब क्या करते हैं कि तीनों संधारित्रों की, 3 है तो 3, 4 है तो 4, 5 है तो 5, कि इन सभी संधारित्रों की एक ओर की प्लेट को, है ना, एक ओर की प्लेट को कहां जोड़ेंगे, किसी एक बिंदु से जोड़ेंगे, इस तरीके से संधारित्र की एक और प्लेटों को, और दूसरी ओर की प्लेटों को एक साथ करके तारक की सहायता से, चालक तार की सहायता से किसी दूसरे बिंदु से जोड़ देते हैं। ये बिंदु अपन ए मान सकते हैं और ये बिंदु बी मान सकते हैं। अपन मान लो चलो बैटरी के लिए बी का यूज करते हैं, तो ये क्यू मान सकते हैं, तो अपन इसको पी मान सकते हैं। ओके, अब सपोज दैट बैटरी की हेल्प से ये बैटरी का पॉजिटिव एंड जोड़ दिया मैंने, जैसे आपको दिखाया जा रहा है नीचे, ये भी बैटरी होगी आपकी जिसका ये नेगेटिव सिरा और नेगेटिव सिरा आपको यहां से जोड़। अब आपकी डायरेक्ट की भी लगी हुई है इसमें, तो ये की इससे जुड़ी हुई है, ये जुड़ी हुई है की कुंजी। तो अब इसमें क्या होगा कि ये बैटरी का पॉजिटिव सिरा इस यहां तक इसको कितना आवेश देने वाला है, +Q आवेश देने वाला है, और ये वाला कितना, ये चलो यार फिर दिक्कत होगी, तो ये स्मॉल q बना लेता हूं मैं, क्योंकि कैपिटल Q के मैंने सिरा मान लिया है, और यहां ये स्मॉल q आवेश देता है, क्योंकि एक बैटरी तो एक ही है। अब ये जो +Q आवेश है बेटा, तीनों जगह बढ़ जाता है, इस प्लेट के लिए बटेगा, इस प्लेट के लिए भी जाएगा और इस प्लेट के लिए भी जाएगा। आई बात समझ में? तीनों की संधारित्र की धारता अलग अलग है, तो आवेश भी अलग अलग जाएगा। इसको कितना जाएगा, +Q1 मान के चलते हैं, इसको Q2 चला गया और इसको Q3 चला गया, क्योंकि जाएगा तो पॉजिटिव ही, क्योंकि इधर से हम कौन सा दे रहे हैं, पॉजिटिव दे रहे हैं, तो इसको पॉजिटिव शो करने के लिए मैं ऐसे कर सकता हूं आसानी से तरीके से। और ये इधर आपका -Q है, ये भी 3 भागों में बढ़ जाएगा। तो यहां पर ये आपको पता है कि संधारित्र की दोनों प्लेटों पर आवेश का परिमाण तो समान रहना चाहिए, लेकिन प्रकृति विपरीत होनी चाहिए। आवेश का परिमाण बिल्कुल समान है, आप देखेंगे जरा ध्यान से, ये +Q1 है, यानी कि Q1 है और ये भी Q1 है, और प्रकृति विपरीत है, ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये अपन यहां पे माइनस लगा सकते हैं, ठीक है ना। इसके लिए ये +Q2 वाला आवेश हो जाएगा इस तरफ, और ये हो जाएगा ये माइनस का Q2, क्योंकि आवेश का परिमाण दोनों तरफ समान रहना है, लेकिन प्रकृति विपरीत रहनी है। ऐसे यहां पर ये +Q3 वाला हो जाएगा और यहां पर ये -Q3 हो जाएगा इसके लिए, ठीक है ना। आपने 3 संधारित्र लिए हैं, तीनों की धारता अलग अलग है। बात है कि इस बैटरी का विभव कितना मान लिया, V। अब जरा ध्यान से देखेंगे कि इस संधारित्र के, तीनों संधारित्रों की एक ओर की प्लेट सिर्फ एक ही विभव से जुड़ी हुई है, एक ही सिरे से जुड़ी हुई है, तो तीनों के लिए तो रहेगा विभव समान, इसके लिए भी विभव समान रहेगा, यानी कि समांतर क्रम में विभव समान रहता है, याद रखना अच्छी तरीके से। लेकिन श्रेणी क्रम में क्या समान रहता था, आवेश समान रहता था। इसमें क्या समान रहेगा, विभव। विभव क्यों समान रहेगा, क्योंकि ये तीनों की एक ओर की जो प्लेटें हैं, ये एक ही सिरे पर आकर के जुड़ रही हैं और एक ही सिरे पर आकर जुड़ रही हैं, तो इसका विभव कितना हो जाएगा, कैपिटल V। आई ना ये बात समझ में? इस चीज का हमें अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। अब इसको थ्योरी में किस तरीके से लिखेंगे, बड़ी सिंपल थ्योरी लिखेंगे। देखिए क्या कर सकते हैं हम इसको, देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूं कि समांतर क्रम संयोजन में संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन में सभी संधारित्रों की एक ओर की प्लेट, एक ओर की सभी प्लेट है ना, एक ओर की प्लेटें लिख दो, एक बिंदु से जोड़ते हैं, जैसे मैंने कि P से जोड़ रखा है, एक बिंदु से जोड़ते हैं, तथा दूसरी ओर की सभी प्लेटें दूसरे
ओर की सभी प्लेटें तीनों एक जगह जोड़ करके दूसरे बिंदु से जोड़ते हैं, है ना, दूसरे बिंदु से एक जगह जोड़ते हैं। ये आपका संयोजन ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरी चीज आप अच्छी तरीके से देख रहे हैं कि ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूं, अलग अलग संधारित्र, इसकी C1, इसकी C2, इसको C3, अलग अलग धारता के संधारित्रों को जब समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो इसमें प्रत्येक संधारित्र का विभव समान रहता है। ये भी अपन लिख सकते हैं इसको ऐसे करके, या करके मैं मिटा रहा हूं, देखो किस तरीके से अपन लिख सकते हैं। देखिए कैसे बेटा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या करके संधारित्र के देखिए अलग अलग धारताओं के संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो प्रत्येक संधारित्र का विभव क्या है बेटा, समान, प्रत्येक का v है, तीनों में तीनों का क्या है, v ही होगा। प्रत्येक संधारित्र का विभव समान रहता है, लेकिन आवेश अलग अलग होता है। देख ही रहे, आवेश अलग अलग हो, सबका अलग अलग हो गया, आवेश अलग अलग होता है। अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब हम इसको कंप्लीटली अब इसका डेरिवेशन करने वाले हैं। ये 2 लाइन आप अब लिख दोगे और इसमें ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए अलग अब अपन क्या लिख रहे हैं, देखिए चित्र अनुसार हमने 3 संधारित्र जिनकी धारताएं C1, C2, C3, दोबारा ध्यान से थे, 3 संधारित्र जिनकी धारताएं C1, C2 और C3, जिनके सभी के विभव समान यानी कि कैपिटल V है, जिन पर आवेश क्या हुआ है, एक और की प्लेटों को बैटरी से जोड़ा जाता है, जो आवेश +Q दिया जाता है, और ये +Q आवेश तीनों पर बढ़ जाता है, +Q1, +Q2, +Q3। ऐसे दूसरी ओर का जो आवेश है -Q आवेश, ये भी 3 भागों में बढ़ जाता है। फिर उसके बाद में अपन डेरिवेशन करेंगे किस तरीके से। देखिए चित्र अनुसार 3 संधारित्र जिनकी धारताएं C1, C2 और C3 हैं। तीनों को किस क्रम में जोड़ा गया बेटा, तीनों को किस में जोड़ा गया है, पार्श्व क्रम या समांतर क्रम में, समांतर क्रम में जोड़ा गया है। जिसकी एक ओर की प्लेटों को यानी कि इस ओर की को या उस ओर की को मान लीजिए, एक ओर की प्लेटों को बैटरी के एक सिरे से +Q आवेश यानी कि पॉजिटिव सिरे से +Q आवेश दिया जाता है, जो 3 आवे भागों में बढ़ जाता है, जो 3 भागों Q1, Q2, ये प्लस के आएंगे सब, +Q2 व +Q3 में बढ़ जाता है। एकदम सिंपल सी थ्योरी है, आप इसको नोट कर सकते हैं।
उसके बाद में अपन इसमें 2 लाइन और जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे कि इसी प्रकार संधारित्र की दूसरी ओर की प्लेटों से, ये वीडियो को पोस्ट करके आप नोट कर लिया करो, ठीक है ना। इसी प्रकार संधारित्र की दूसरी ओर की प्लेटों को, 3 संधारित्र है अपने पास में, इसी प्रकार संधारित्र की दूसरी प्लेटों को मतलब दूसरी ओर की प्लेटों को क्या दिया जाता है, -q आवेश देते हैं, बैटरी के नेगेटिव सिरे से देते हैं। और ये भी कितने भागों में बढ़ जाता है, ये भी 3 भागों में बट जाता है, डिवाइड हो जाता है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। आराम से इसको अपन कर सकते हैं। तो ये बच्चों यहां तक तो थ्योरी हो गई कंप्लीट, इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं थी, जैसे हमने समझाया था वैसे ही लिख दिया। अब हमको क्या करना है, इनका डेरिवेशन इस डायग्राम के आधार पर ही। देखिए अब हम इसमें क्या करें, देखिए जो बैटरी के द्वारा जो आवेश दिया हुआ है Q, वो 3 भागों में बट जाता है ना। दिया गया जो आवेश है बेटा, दिया गया आवेश Q कितने भागों में बटा प्लस Q, यानी कि Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ये इसको अपन इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं। आगे बात समझ में। अब देखिए आपको पता है, इसलिए पहले संधारित्र C1 के लिए क्या हो जाएगा, संधारित्र C1 के लिए Q1 बराबर हो जाएगा C1 इंटू V। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है धारिता का सूत्र क्या होता है, C बराबर Q बटे V, ये आपने पढ़ रखा है बेटा। और यहां से अपन इस क्या करेंगे, Q इज इक्वल टू निकालने लगे तो Q इज इक्वल टू C इंटू V हो जाएगा। इसका प्रयोग किया है मैंने। अब यहां पर इसके लिए पहले वाले संधारित्र के लिए आवेश Q की जगह Q1 आएगा और धारिता C1 आएगी, लेकिन सभी का जो विभव है वो समान है। मैं अभी ऑलरेडी थ्योरी में लिखा है और मैंने आपको समझाया भी है, ठीक है ना। तो ये चीज यहां से Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू V हो जाएगी। इसी प्रकार अपन दूसरे और तीसरे संधारित्र के लिए कर सकते हैं, Q2 इज इक्वल टू C2 इंटू V तथा Q3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, C3 इंटू V। अब मैं ये डायग्राम रफ कर सकता हूं इजीली, आप तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं समझने वाली, तो मैं अब इसको रफ कर सकता हूं, बाकी मैं पूरा डेरिवेशन एक साथ कर सकूं। देखिए बेटा अब क्या होगा, अगर हम पूरे संयोजन की धारिता, यदि संयोजन पूरे जो तीनों संधारित्र हैं उनको जोड़ने के बाद में अपन धारिता तो कोई आएगी, लेकिन अपनी तरफ से क्या मान लें उसको, पैरेलल क्रम में। तो सीपी का मतलब है पैरेलल। यदि संयोजन की धारिता, कुल धारिता मान के चले है ना, कुल धारिता सीपी हो, सीपी क्यों लिया मैं, क्योंकि पैरेलल में है, समांतर क्रम में है, सीपी हो, तो बेटा यहां से कुल आवेश आपको Q दिया जा रहा है, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CP इंटू B। क्यों बेटा, क्योंकि अभी जस्ट मैंने बताया यहां से अपन निकालने तो CP इज इक्वल टू क्या आएगा, Q बटे V, क्योंकि टोटल आवेश पूरा कितना डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है पूरे संयोजन को, Q, और पूरे का विभव कितना है, V। इसलिए अब ये सभी के जो मान है ना, ये सभी मान किसके, Q1 के, Q2 के, Q3 के और Q के, ये समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। ये सभी मान, ये सभी वैल्यूज समीकरण 1 में रखने पर रखिए, तो यहां से क्या चीज आपको मिल जाती है, Q की जगह हम क्या रखेंगे, CP इंटू V, और Q1 की जगह कितना हो जाएगा, C1 इंटू V, क्योंकि Q1 की वैल्यू C1 V है। इसी प्रकार अपन Q2 के लिए रखेंगे तो Q2 की वैल्यू है C2 इंटू V, और Q3 की वैल्यू है हमारी C3 इंटू V। अब देखिए V इधर से सभी में तीनों से कॉमन है और यहाँ पर भी V है, तो V इधर से कॉमन लेके V से V आपको क्या हो जाएगा, कैंसिल, निरस्त होकर के 1 बचेगा, तो खाली CP इज इक्वल टू क्या बचा यहाँ पे, C1 प्लस C2 प्लस C3। ये हमारे 3 संधारित्रों के लिए संयोजन आता है, किसमें, समांतर क्रम में तुल्य धारिता के लिए। अब यहीं से एक चीज और कर लेते हैं, यदि N संधारित्र, कितने संधारित्र, N संधारित्र जुड़े हो तो तब क्या हो जाएगा, यहीं से अपन कर लेते हैं। तो
और अलग अलग धारता के जुड़े हों तो बेटा क्या हो जाएगा, तो तुल्य जो धारता आएगी, तुल्य धारता समांतर क्रम के लिए आएगी Cp इज इक्वल टू पहले का C1, दूसरे का C2, तीसरे का C3, चौथे का C4 प्लस डॉट 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 nवे का Cn हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन ये नोट कर सकते हैं। इसके बाद में आती है इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिक, और इंपॉर्टेंट ट्रिक को हम अच्छी तरीके से समझेंगे। देखिए देखिए बेटा, इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिक क्या है वो हम थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। नंबर 1, देखिए यदि n संधारित्र जिनकी धार सभी की धारता क्या है, समान, सभी की धारताएं समान हो और किस क्रम में जुड़े हों, समांतर क्रम में जुड़े हों, समांतर क्रम में जुड़े हों। ठीक है, तो तुल्य धारता अपन किस तरीके से निकाल सकते हैं, इसकी तुल्य धारता Cp इज इक्वल टू कितनी होगी। देखिए बेटा C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 से प्लस n तक चली जाए, लेकिन सबके लिए समान है। जब सबके निवारण देखिए दो संधारित्र होते तो C1 प्लस C2, C1 की जगह भी C आता और C2 की जगह भी C आता, तो 2C, C प्लस C 2C, 3 होते तो C प्लस C प्लस C 3C, 4 होते तो 4C और n है तो n इंटू C। n क्या है, संधारित्रों की संख्या। n क्या है बेटा, संधारित्रों की संख्या। और C क्या है, C क्या है, एक संधारित्र की धारता। बाकी सभी को के लिए समान है, एक संधारित्र की धारता। अब हम अपन बात करते हैं कि इसके लिए एग्जाम्पल बता दूं मैं तो बहुत सरल है कि देखिए किस तरीके से होगा। यदि 10 संधारित्र, बहुत सरल सी बात है, यदि 10 संधारित्र प्रत्येक की धारता 1 माइक्रोफैरड हो तो तुल्य धारता क्या होगी, तुल्य धारता ज्ञात करो। ठीक है, तुल्य धारता एक की कितनी है, 1 माइक्रोफैरड। तो यहां से आप जब निकालोगे तो कितने संधारित्र है, 10। तो यहां से जब आप इसका सॉल्यूशन करोगे तो n बराबर सीधा सीधा 10 मिल गया, और एक संधारित्र की धारता जो दे रखी है आपको C बराबर है 1 माइक्रोफैरड। तो सीधी सी बात है, तुल्य धारता Cp बराबर कितनी आ जाएगी, पैरेलल क्रम की, समांतर क्रम में जोड़ा गया है बेटा कि धारता माइक्रोफैरड किस क्रम में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में। एक चीज और रहेगी यहाँ पर, समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। ठीक है बेटा, तो Cp इक्वल टू कितना हो जाएगा, n इंटू C, और n की वैल्यू है 10 और ये हो जाएगी 1 माइक्रोफैरड। तो ये कितनी होगी, टोटल 10 माइक्रोफैरड। यहीं से एक इस एग्जांपल से एक बात और समझ में आती है कि जो तुल्य धारता आती है हमारी, कुल जो धारता निकलती है वो इस एक जो हमारा सबसे छोटा है जो भी होगा इसमें संधारित्र, सबसे बड़ा जो संधारित्र की धारता है उसकी भी बड़ी धारता से बड़ी आने वाली है। यही किस तरीके से समझ लेंगे, अभी ये पॉइंट हम नोट करेंगे। एक एग्जांपल से मैं और समझा देता हूं, देखिए इसी के साथ में वो ट्रिक नंबर 2 के लिए आ जाएगा। मैं एग्जांपल नंबर 2 इसी में बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। एग्जांपल नंबर 2 देखिए, 3 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड व 7 माइक्रोफैरड के 3 संधारित्र, कितने बेटा, 3 संधारित्र किस क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो क्या होगा, संयोजन की तुल्य धारता कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं पहले हमें यह पता होना चाहिए। तो संयोजन की तुल्य धारता क्या होगी, तुल्य धारता ज्ञात करो। तो देखिए सॉल्यूशन कैसे करना है बेटा आपको, कि C1 आपको 3 माइक्रोफैरड दे रखा है, C2 आपको
4 माइक्रोफेरेड दे रखा है और C3 आपको 7 माइक्रोफेरेड दे रखा है। तो सबसे बड़ा संधारित्र कौन सा है जिसकी धारिता 7 माइक्रोफेरेड जो सबसे ज्यादा है ना। तो समांतर क्रम में आपको पता है Cp इक्वल टू कितना होता है, C1 प्लस C2 प्लस C3 हो जाएगा इसके लिए। इसलिए Cp इक्वल टू कितना हो जाएगा, पहला वाला 3 है माइक्रोफेरेड है, दूसरा वाला 4 माइक्रोफेरेड है और चौथा वाला 7 माइक्रोफेरेड है। तो 7 4 11 और 3 14 माइक्रोफेरेड आ जाएगा। अब 14 माइक्रोफेरेड जो इसमें सबसे बड़ा संधारित्र है उससे भी ये बड़ी है। तो हमारे यहाँ से क्या रिजल्ट मिलता है कि हम संधारित्रों का संयोजन, समांतर क्रम में संयोजन ज्यादा धारिता प्राप्त करने के लिए प्राप्त करते हैं, अधिक धारिता प्राप्त करने के लिए करते हैं। मान लीजिए मार्केट में बड़ा धारिता वाला संधारित्र आपको नहीं मिल रहा है तो आप छोटे छोटे संधारित्र ले लीजिए और उनको आप समांतर क्रम में जोड़ दीजिए तो आपको बड़ा धारिता वाला संधारित्र की बराबर धारिता प्राप्त हो जाएगी। तो ये ट्रिक नंबर अपन 2 में लिखेंगे, ये चीज आप समझ गए होंगे। तो ट्रिक नंबर 2 में क्या लिखेंगे आप देखिए, ट्रिक नंबर 2 में क्या हो जाएगा बेटा, ट्रिक नंबर 2 में हो जाएगा कि समांतर क्रम में प्राप्त तुल्य धारिता सबसे बड़े ना संयोजन में लगे सबसे बड़े धारिता वाले संधारित्र से भी अधिक होती है। ये चीजें अपने को कंपटीशन में बहुत काम आती हैं, डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। कि क्यों यूज करते हैं, अब देखिए तीसरा जो ट्रिक नंबर है आपका, ट्रिक नंबर जो 3 है, विशेष बिंदु जो है 3, आपने ये देखा चूंकि Cp समांतर क्रम में Cp बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, आप कितने भी ले सकते हैं, आप इसमें आगे तक कितने भी ले सकते हैं। तो इसमें जो समांतर क्रम में जो तुल्य धारिता है, तुल्य धारिता क्या होगी, अलग अलग संधारित्रों के अलग अलग संधारित्रों की धारिताओं के सीधे योग के बराबर होती है। इसमें व्युत्क्रम नहीं होता, श्रेणी क्रम में व्युत्क्रम होता था, धारिताओं के योग के बराबर होती है। ये अपने को चीजें नोट करके रखनी है अच्छी तरीके से। अब ट्रिक नंबर 4 की बात करता हूं मैं, ट्रिक नंबर 4 की बात करूं तो मैं कि इसमें समांतर क्रम में आपके जो विभव है उसका अनुपात कितना आएगा, है ना। समांतर क्रम में विभव का अनुपात, समांतर क्रम में सभी संधारित्रों के जितने भी संधारित्र हैं, 3 है तो 3, अपने 3 का डायग्राम बनाया है तो सभी उन्हीं तीनों के लिए निकाल सकते हैं ना। सभी संधारित्रों का के विभव का अनुपात कितना होगा, तो आपको इसमें पता चल गया बेटा। और मैंने बता रखा था कि विभव सभी पर समान होता है समांतर क्रम में, तो इसलिए बेटा V1 बराबर V2 अनुपात V2 अनुपात V3 बराबर, पहले के लिए भी V था, दूसरे के लिए V था और तीसरे के लिए V था, तो V अनुपात में आ रहा है तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1 अनुपात 1 अनुपात 1। ये याद रखने वाली चीज है। ट्रिक नंबर 5 क्या हो गया कि आप उनके आवेशों का अनुपात किस तरीके से निकालेंगे। अब इस बार जो आवेश है वो अलग अलग है और उस आवेश के लिए किस ट्रिक का यूज करेंगे, कैसे निकालेंगे अनुपात, वो उसको मैं बता रहा हूं ट्रिक नंबर 5 में। देखिए किस तरीके से, देखिए ट्रिक नंबर 5 की बात करें तो देखिए बेटा समांतर क्रम में अलग अलग के लिए मैंने अभी बताया था, क्योंकि Q1 इज इक्वल टू हमारा आया था C1 इंटू बी। अब मुझे आवेश का अनुपात निकालना है और दूसरा Q2 इज इक्वल टू कितना आया था, C2 इंटू बी, जस्ट अभी मैंने पीछे बताया ही है। और Q3 इज इक्वल टू कितना आया था, C3 इंटू बी। तो इसलिए हमें आवेशों का अनुपात निकालना है, यानी कि इसलिए आवेशों का अनुपात कितना हो गया, आसानी तरीके से आप निकाल सकते हैं। आवेशों का अनुपात कितना आने वाला है, देखिए बेटा
Q1 अनुपात Q2 अनुपात Q3 बराबर, देखिए Q1 की वैल्यू कितनी है C1 इंटू वी, अनुपात Q2 की वैल्यू कितनी है C2 इंटू वी, Q3 की वैल्यू कितनी है अनुपात C3 इंटू वी। तो देखिए V सभी में कॉमन है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो बराबर क्या बचा C1 अनुपात C2 अनुपात C3, ये डायरेक्टली समानुपाती होते हैं। ये इस चीज को हम अच्छी तरीके से याद रखेंगे, ठीक है ना। अब आगे बात समझ में, यहां से एक क्वेश्चन निकलता है, यदि मैं नोट में यहीं से इसी में चीज आप नोट कर लेंगे, यदि तीनों संधारित्रों की धारिताएं समान हो और समांतर क्रम में जुड़े हो, यदि तीनों संधारित्रों की धारिताएं समान हो और किस क्रम में जुड़े हो, और समांतर क्रम में जुड़े हो, समांतर क्रम में जुड़े हो, तो आवेशों का अनुपात क्या हो जाएगा। तो मतलब क्या हुआ इसका मीनिंग कि C1 बराबर C2 बराबर C3, और बराबर आपने किसके बराबर मान लिया बेटा, जब बराबर है तो एक पॉइंट तो मानना पड़ेगा जिसके बराबर मान सके C, इसलिए Q1 अनुपात Q2 अनुपात Q3 बराबर, देखिए यहां भी आपका C, यहां भी C और यहां भी C, तो C तीनों जगह कैंसिल हो गए, एक बार कितनी बार निरस्त हुआ, एक बार, तो 1 अनुपात 1 अनुपात 1 अनुपात 1। इसका मीनिंग क्या हुआ कि यार आवेश जब इनकी धारिताएं समान है तो आवेश का अनुपात समान है, इसका मतलब आवेश तीनों पर बराबर बराबर जाएगा, अर्थात इसलिए यहां से क्या पता चल जाएगा कि Q1 बराबर Q2 बराबर Q3 और बराबर ये Q, तीनों पर आवेश भी समान होगा, कब, अगर तीनों की धारिताएं समान है तो। ये भी चीज यहां से प्रूफ होगी। तो आप जितना चाहें उतना दिमाग यहां पर लगा सकते हैं। एक लास्ट पॉइंट और इसके लिए रह गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से, देखिए बेटा उसको अपन थोड़ा ध्यान लगा के समझेंगे, किस तरीके से, देखो ट्रिक नंबर 6, ये डायरेक्ट यूज करनी है, दिमाग में प्रयोग करनी है, किस तरीके से, देखिए कि बेटा आपको डी मोटाई का, दूरी के दोनों प्लेटों के बीच की दूरी डी है, तो आपको एक समांतर प्लेट संधारित्र दे रखा है, ठीक है ना, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है डी, ओके। अब इसका प्रत्येक प्लेट का एरिया कितना है, जो एरिया दे रखा है इस तरीके से, ये प्लेट है कितना है ए, और मैं इसको 3 बराबर भागों में इस तरीके से डिवाइड करता हूं, पहला भाग ये, दूसरा भाग ये, और तीसरा भाग आपका रहा ये। इसमें एक तरह का कुचालक पदार्थ बढ़ता हूं जिसका परावैद्युतांक एप्सिलॉन R1 है, और दूसरे में अलग प्रकार का मैं कुचालक पदार्थ बढ़ता हूं या परावैद्युत पदार्थ बढ़ता हूं जिसका परावैद्युतांक है एप्सिलॉन R2। तीसरा जो भाग बचा हुआ है उसमें मैं तीसरे प्रकार का परावैद्युत पदार्थ या कुचालक पदार्थ बढ़ता हूं। ये परावैद्युत पदार्थ जैसे जानते हैं मोम है, कागज है, लकड़ी है, कोई तेल हो सकता है, ऑयल हो सकता है, एप्सिलॉन R3। अब मैंने यहां एक बैटरी से एक और के पॉजिटिव सिरे को यहां जोड़ दिया, ये ए मान लिया सिरा बैटरी का, और दूसरा सिरा ये बी मान लिया, और अपनी सुविधा के लिए इसको पॉजिटिव मान सकते हैं और इसको नेगेटिव भी मान सकते हैं। तो जरा ध्यान से सुनना बेटा कि ये आपको ऐसे नहीं लग रहा कि ये 3 संधारित्र हो गए, एक संधारित्र ये, दूसरा संधारित्र ये, तीसरा संधारित्र ये। अब ये संधारित्र की बात करूं तो ये इस तरीके से है ना बेटा, ये तो ये देखना, ये चीजें यहां से इसको आप दिमाग लगा सकते हैं, तो ये ऐसे भी मान सकते हैं अपन, ऐसे भी मान सकते हैं, ऐसे, और थोड़ा सा सरलता के लिए बात कर दूं तो मैं इसको यहां पर ऐसे मान सकता हूं, ये ऐसे जुड़े हुए हैं। ये आपका संधारित्र ऐसे हो गया, जो आपका कुछ देर पहले ऐसे था वो यूं हो गया, एक ये हो गया पहला, दूसरा ये हो गया। दिमाग लगाएं थोड़ा सा तो आपको पता चल जाएगा, बिल्कुल मैंने कंपेयर करा दी है कि मैंने इस तीनों को थोड़ा सा यूं कर दिया, मतलब ऐसे कर दिया बेटा, ऐसे कर दिया, पर ये किया मैंने एक ही, किसमें, एक ही इस संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच में। तो ये आपको किस क्रम में जुड़ा हुआ मिल गया, समांतर क्रम में जुड़ा हुआ मिल गया। अब इसकी तुल्य धारिता निकालो, तो देखिए चित्र अनुसार ये मोटाई, तो इनके लिए चौड़ाई कितनी आ रही, प्लेटों के बीच की दूरी सभी के लिए डी है, लेकिन अब इसका मैंने प्रत्येक, है ना, चित्र अनुसार देखिए, ये जो बड़ी वाली प्लेट है
इस प्लेट का मतलब मैंने ए बड़ी वाली का क्षेत्रफल ए माना और 3 बराबर भागों में डिवाइड किया, तो प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा a/3, इसका भी कितना आ जाएगा a/3, बराबर भागों में 3 भागों में बांटा है तो a/3। अब मैं इसको किस तरीके से निकालूं, ये समांतर क्रम में तो आ गया, मुझे पता चल गया। अब इनकी तुल्य धारता कैसे निकालूं, और सबके लिए अलग अलग परावैद्युतांक बोला है, भरा हुआ है इसके अंदर। तो देखिए आपको पता है, यदि चित्रानुसार 3 संधारित्र है, 3 संधारित्र, यानी कि इसको मैं 1 मान सकता हूं, उल्टा लिख दिया मैंने क्योंकि एप्सिलॉन r1 माना है, ये 2 मान लीजिए और ये आप इसको 3 मान लीजिए। संधारित्र 1, 2, 3 किस संयोजन में है, समांतर संयोजन में है, यानी कि समांतर क्रम में है। तो अपन इसकी तुल्य धारता निकालते हैं, तो तुल्य धारता होगा तो Cp = C1 + C2 + C3। अब भैया C1 कैसे निकालें, C2 कैसे निकालें, C3 कैसे निकालें, समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारता होती है C1 बराबर A/0d होती है, लेकिन यहां पर दूरी तो सबके बीच की दूरी तो समान है, d है, बट यहां पर क्षेत्रफल एक ही जगह कितना हो गया, तीसरा हिस्सा हो गया, a/3 हो गया, a/3 हो गया। अब इसके अंदर एप्सिलॉन r परावैद्युतांक भरा है, तो उतने से आप गुणा कर दीजिए, जरा थोड़ा सा पीछे जाए तो अब ये 3 है, आप इसको नीचे भी ले सकते हैं, तो ये आपका 3d हो गया। यहां से मैंने पूरा समझा दिया। इसी प्रकार C2 कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन r2 a/0/3d, क्योंकि d तो दूरी तो सबके लिए समान है और क्षेत्रफल का समान है, तो सबके लिए a/3 आने वाला है और 3 नीचे आता चला जाएगा। और C3 कितना हो जाएगा बेटा, C3 हो जाएगा एप्सिलॉन r3 a/0/3d। अब ये तीनों जो वैल्यू है C3, C2, C1, ये इस इक्वेशन में रख दीजिए, बड़े आराम से फाइंड हो जाएगा। और फाइंड होकर के आपको देखो क्या मिल रहा है, मैं सरल करके भी बता रहा हूँ कि Cp = देखिए C1, C2 ये वैल्यू रखेंगे तो सब में देखो ये कॉमन आता हुआ नजर आ रहा है आपको, a/0/3d और a/0/3d। तो मैं इसको कैलकुलेशन लंबी करने से बचने के लिए तो मैं इसमें a/0/3d ले लिया कॉमन, और ब्रैकेट में क्या बचा भैया, एप्सिलॉन r1 और प्लस एप्सिलॉन r2 और प्लस एप्सिलॉन r3। ये चीज बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है डायरेक्टली कंपटीशन के लिए, तो इस चीज को हम यूज कर सकते हैं डायरेक्टली, दिमाग लगाना। और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनको मैं बाकायदा सिंपली तरीके से आपको समझाऊंगा और वो समझ में आ जाएंगे। दिमाग लगाना इनमें थोड़ा सा मैंने कैसे किया, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, मैंने कंपेयर करके भी बताया है, ठीक है ना। तो इस चीज को ढंग से समझना। तो संधारित्रों का जो संयोजन होता है, कैसे न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे, मैंने साथ के साथ कुछ एग्जाम्पल भी कराए हैं, उनसे समझ में आ जाएगा। और बहुत सारे एग्जाम्पल आपके लास्ट वाले, जैसे आपके चैप्टर के लास्ट में एक्सरसाइज है उसमें बताएंगे किस तरीके से सॉल्व करना है।